वेल बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत मल्टीपल ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्सेज काम करते हैं, रिएक्शन काम करते हैं, नेट फोर्स काम करते हैं, इनको पढ़ेंगे। बहुत दिन से ये डिमांड हो रही थी कि मल्टीपल ब्लॉक वाले क्वेश्चंस को हम यूट्यूब पर एक वीडियो डालें, तो आज उन्हीं मल्टीपल ब्लॉक की प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न जेईई और नीट इनमें ये कंफर्म रहता है कि ये आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं है तो आप यहाँ पर गिर जाएंगे, और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट को आज हम लोग इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो हम आज जो हमारी प्रॉब्लम है वो है मल्टीपल ब्लॉक्स प्रॉब्लम। तो मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है? सपोज देखो बेटा, इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए ऐसे, इस तरह के क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ केक, दिस इज ए डायग्राम ऑफ मल्टीपल ब्लॉक। सपोज दैट ए बी सी लाइक दिस। इसी तरह से तुम्हें ब्लॉक इस तरह से मिल जाएंगे। ध्यान दो बेटा, ये है, ये है, ये है। कोई फोर्स हो सकता है ऐसे लगाया हुआ तुम्हें मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जहाँ पर फोर्सेज लगाया गया है। हमसे अब इसमें 3 ब्लॉक हैं, पूछ लिया गया बीच वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तब। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई इन तीनों के मास दे दिए गए हों, कह दिया गया हो कि ग्राउंड से इस ब्लॉक पर लगने वाला रिएक्शन क्या होगा। तो कुल मिलाकर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम में हमको सारे फोर्सेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हम पहले इस प्रॉब्लम को उठाते हैं जहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। नियम पहले जानते हैं क्या है ये, ठीक है ना। तो चलो बेटा, जब भी यहाँ पर रिएक्शन का कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन तभी काम करता है किसी बॉडी पर जब वह किसी सरफेस पर रखी हो, ठीक है ना। जनरली अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी होती है तो ये सरफेस है, यह बॉडी है। तो बताओ, इस बॉडी पर एक फोर्स तो इसका काम करेगा डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड, दैट विल बी mg। और इस सरफेस का रिएक्शन जो काम करेगा वह इस बॉडी पर काम करेगा, और यह रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई पूछता है कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम एक लाइन में कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टेड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड टू कांटेक्ट सरफेस। ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा ये बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी होती तब इस सरफेस के कारण इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करता, और वह इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड होता, ठीक। यहाँ तो R और mg बराबर हो रहे हैं अगर रेस्ट में हूँ। अगर यह इस कंडीशन में यहाँ रेस्ट है, न तो बॉडी अपवर्ड जा रही है न तो डाउनवर्ड, ऐसी स्थिति में
इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका अर्थ यह है कि इस बॉडी पर अगर 2 इक्वल और 2 फोर्सेज लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आर और mg आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर यही बॉडी ऊपर की तरफ चलती रहती तब आर और mg बराबर ना होते। अगर ये ऊपर एक्सेलरेट होती तो आर बड़ा होता है mg से, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती तो इसका मतलब mg बड़ा होता आर से। लेकिन अगर ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इसका अर्थ है कि आर और mg आपस में बराबर होंगे। तो चाहे कहो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, चाहे रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या होगा, ये आर और mg आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर आर जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर अपवर्ड है। यहाँ पर क्या आर mg के बराबर होगा, नहीं। यहाँ पर आर mg के बराबर नहीं होगा। आर और mg एक दूसरे से के अपोजिट नहीं है तो कभी इक्वल और अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो थीटा है। हम आर की डायरेक्शन को पीछे बढ़ाते हैं और mg का एक कंपोनेंट हम निकालते हैं आर के अपोजिट। और तुम ज्योमेट्री से जानते हो कि अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये आर वाली लाइन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये mg वाली लाइन है, तो इनके बीच भी वही एंगल होता है। इसको कई बार हमने बताया है, ठीक है ना। कोई अगर कहे कि ये एंगल थीटा कैसे होता है तो 1 सेकंड में तुम इसको जान भी लो। ये देखो बेटा, एंगल थीटा है और ये mg वाली लाइन ऐसे आ रही है, ये mg वाली लाइन है और ये r वाली लाइन है, ये r वाली लाइन ऐसे है। यही है, हमको ये दिखाना है कि ये एंगल, यही एंगल ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये बेटा क्या है 90 है, ये बेटा क्या है 90 है। तो दो एंगल देखो, और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। किसी भी दो ट्राइंगल में एक एंगल, दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीसरा आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये mg है तो ये mg का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। जानते ही हो एंगल से टच हुआ, एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट cos के साथ आता है। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देंगे। कंपोनेंट निकालना हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो इस तरह से mg sin थीटा। क्या बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, आंसर है नहीं। क्या डाउनवर्ड मूव कर रही है, आंसर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर r किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन का अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा हो तब उस पर रखी बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ये mg sin थीटा इसकी मोशन के लिए जिम्मेदार होगा अगर ये स्लाइड कर रहा है तो। अगर यह mg sin, अगर यह रुका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस सरफेस पर कोई ना कोई और फोर्स काम कर रहा है और वो है फ्रिक्शन है। तो अगर यह बॉडी रेस्ट में है तो r mg cos थीटा के बराबर होगा और mg sin थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन के, ठीक। तो ये चीज़ें हमको पता है, लेकिन आज जो हमारा मूल टॉपिक है वो ये है। लेकिन यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंसेप्ट आया है
ये हमको देखकर चलना है। तो प्लेन पर अगर बॉडी रखी है, रेस्ट में है, तो आर एम जी के बराबर है, और इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉडी रखी है तो आर एम जी कास थीटा के इक्वल आ रहा है, जहाँ थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस है। ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉडीज रखी गई हैं बेटा, ये मल्टीपल बॉडीज हैं और ये कांटेक्ट में रखी हैं। ठीक है ना। इनके मासेस जनरली हमको दिए गए रहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये एक मास है m1, ये है मास m2, ये है मास m3। आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर हड़बड़ाए तो आईआईटी लेवल में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। तो इन मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग देखने चल रहे हैं कि m1, m2 और m3 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होंगे, और इनके बीच जो कांटेक्ट फोर्सेज हैं वो क्या होंगे। तो इन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अलग अलग हम इनको ट्रीट करेंगे। m1 को अलग, m2 को अलग, m3 को अलग। तो अब देखो बेटा, मजा आने वाली है। सबसे पहले हम m1 की बात करते हैं। ये देखो m1। अब बताओ m1 जो बॉडी है, जल्दी बताना तुम लोग। ये m1 है मास, इसका वेट किधर काम करेगा, नीचे। इसको क्या बोलोगे, m1 जी। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वेरी गुड, एकदम क्लियर। वेट सच्चाई है। अगर पार्टिकल है, वेट है, किधर है, डाउनवर्ड है। हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के डाउनवर्ड ही वेट होगा। वेट विल बी mg। तो यहाँ मास m1 है, m1 जी। चलो अब बताओ, क्या ये m1 किसी सरफेस पर है? अगर ये हवा में होता तो नॉर्मल रिएक्शन ना होता, लेकिन यहाँ पर एक सरफेस है ये। अब हम सरफेस यहाँ पर है जो कि m2 का सरफेस है अपवर्ड। तो m2 क्या करेगा, इस m1 पर एक रिएक्शन लगाएगा। तो बताओ रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर के साइड। तो ये क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, ये सारे ब्लॉक रखे हुए हैं। तो बताओ क्या ये दोनों, ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। ये सिस्टम अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 होगा किसी भी बॉडी पर। तो यहाँ पर इस बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 है तो यहाँ पर R1 किसके बराबर हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इस बॉडी पर कितने रिएक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, केवल एक। किसके कारण, m2 के कारण एक रिएक्शन लगेगा जो कि अपवर्ड लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस सेकंड बॉडी पर। ये सेकंड बॉडी क्या है, चलो ये है बेटा m2। सभी लोग ध्यान देना। अब m2 के ऊपर भी एक प्लेन सरफेस कांटेक्ट में है और ये भी कांटेक्ट सरफेस है। यहाँ पर ये याद रखना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ कितने कांटेक्ट सरफेसेज हैं। यहाँ पर 2 कांटेक्ट सरफेसेज हैं, इनको तुम्हें याद रखना है। इसको हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए। अब ये 2 कांटेक्ट अगर सरफेसेज हैं तो इन 2 कांटेक्ट सरफेसेज के कारण यहाँ पर 2 तरह के रिएक्शंस काम करेंगे और उन रिएक्शंस को हमें कैलकुलेट करना है। चलो, अब 2 सरफेसेज के बीच में जो रिएक्शन काम करेगा वो एक ही काम करेगा। अब देखो, यहाँ m1 पर m2 के कारण रिएक्शन अपवर्ड था। अब इस बॉडी के लिए एक सरफेस है m1 का। m1 पर रिएक्शन कौन लगाएगा, m2 पर रिएक्शन कौन लगाएगा, m1। तो m1 वाला रिएक्शन जो अब काम करेगा यहाँ, वो इस साइड में काम करेगा। देखो, रिएक्शन किसी सरफेस का परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड होता है। तो यहाँ पर जो m1 का रिएक्शन है वो, भाई ये m1 का के कारण जो रिएक्शन रहेगा वो m2 पे इधर रहेगा, और m2 के कारण m1 पर रिएक्शन ऊपर रहेगा। तो m2 के कारण जो रिएक्शन हुआ m1 पे, वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर अपवर्ड हुआ। लेकिन m2 के लिए ये सरफेस है, तो m2 के लिए इस सरफेस का परपेंडिकुलर और अपवर्ड किधर हुआ, नीचे की तरफ हुआ। m2 पर जो m1 का रिएक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड इधर लगेगा।
तो कांटेक्ट सरफेस जो रिएक्शन लगाएगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो M1 पर जो रिएक्शन लगाएगा M2 के कारण वो अपवर्ड होगा, और M2 पर M1 के कारण जो रिएक्शन रहेगा वो डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड रिएक्शन लगेगा। लेकिन चूंकि दो सरफेसेज के बीच में जो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक ही होता है, यानी कि अगर यही एक्शन का काम करेगा तो अगले के लिए वही रिएक्शन होगा। यानी कि M2 अगर M1 पे R1 फोर्स लगा रहा है तो M1 भी M2 पर उतना ही रिएक्शन लगाएगा, तो वह रिएक्शन इस साइड में होगा और वैल्यू इसकी वही होगी R1। यानी कि M1 और M2 के बीच में इस सरफेस पर जो रिएक्शन होगा वो एक ही होगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर M1 पर रिएक्शन देखोगे तो डाउनवर्ड और M2 पर रिएक्शन देखोगे तो अपवर्ड, ये याद रखना, ठीक। तो M2 पर M1 के कारण, तो M1 के कारण जो रिएक्शन रहेगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। अगर M1 की तरफ से देखो तो अपवर्ड इसका इधर आएगा, तो ये R1 हो गया। अब देखो ये दूसरी तरफ यहाँ नीचे भी जुड़ा हुआ है M3 से, तो M3 के कारण जो एक रिएक्शन काम करेगा वो किधर काम करेगा, अपवर्ड। तो M3 के कारण जो रिएक्शन लगेगा वो अपवर्ड होगा और उसको हम मान लेते हैं क्या, R2। यानी कि M1 M2 के बीच में यहाँ जो रिएक्शन था वो R1 था, इनके दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है, R2 है, और इनके बीच में जो रिएक्शन का काम करेगा वो R3 है। यानी कि यहाँ 3 टाइप के रिएक्शंस होंगे, जितने सरफेस उतने रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर R2 हो गया अपवर्ड, R2 के लिए कौन जिम्मेदार है, M3 जिम्मेदार है, R1 के लिए कौन जिम्मेदार है, M1 जिम्मेदार है, और यहाँ केवल यही 2 फोर्सेज नहीं काम करेंगे, यहाँ पर एक और फोर्स काम करेगा जो कि यूनिवर्सल फोर्स है एक तरह से, वो है वेट। अब यहाँ भी बॉडी चूँकि सारे ब्लॉक रेस्ट में हैं तो एट रेस्ट क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू M2G प्लस R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। एक इक्वेशन यहाँ बन गया, एक इक्वेशन यहाँ बन गया। चलते हैं तीसरी बॉडी की तरफ जो कि है M3, और इस M3 के लिए भी हम लोग काम करने चल रहे हैं। एक फोर्स तो नीचे काम करेगा ही करेगा, क्या करेगा, वो है वेट, यानी कि M3 इंटू G। ये तो यूनिवर्सल है, ग्रेविटी है तो वेट काम करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताओ ये कितने सरफेसेज के कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस है, तो ये M2 के कांटेक्ट में है, तो M2 और M3 के बीच में रिएक्शन क्या था, R2 था। तो ये जो M2 है, M2 जो है वो जब इस पर रिएक्शन लगाएगा तो किधर लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा। तो डाउनवर्ड यहाँ रिएक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, R2 है, तो ये हमारा R2 किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और M3 और ये जो फाइनली जो सरफेस है इनके बीच में रिएक्शन हम मान लेते हैं कोई और रहेगा, वो रहेगा R3। यानी कि ये जो ग्राउंड है ये M3 पर कितना रिएक्शन लगा रहा है, तो ये हम मानते हैं R3। तो रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है, तो R3 हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे कि रेस्ट में क्या है, तो एट रेस्ट क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू R2 प्लस M3G। इस तरह से हम R1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, R2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं और R3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किन्हीं भी 2 सरफेसेज के बीच में रिएक्शंस को निकालने का ये एक बड़ा प्यारा तरीका है। एक काम और करते हैं और इसमें भी मज़ा आएगी तुम्हें। अगर ये R2 की बात करें हम, तो 1 की वैल्यू को यहाँ उठाकर रख दो। ये अगर हम कहते हैं 1 है तो चलो 1 है, 1 की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, M2G प्लस R1 क्या है, M1G। अब यह ट्रिक बन जाएगी बेटा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक।
और यही R2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तब क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस M3 इंटू जी, यानी कि R3 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। अब बताओ, कोई भी अगर R1, R2 और R3 की वैल्यू पूछे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पर जो रिएक्शन लगाती है वह परपेंडिकुलर और अपवर्ड। अगर यह M1 इस M2 पर रिएक्शन लगा रही है तो M1 अगर पर M1 जो M2 पर M1 और M2 के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है, इस M1 के कारण इस पर जो रिएक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड लगेगा। तो M1 के कारण रिएक्शन डाउनवर्ड और M2 के कारण M1 पर अपवर्ड। लेकिन ये जो इनके बीच में फोर्सेज लगेंगे कांटेक्ट फोर्स, वह कांटेक्ट फोर्स यही रिएक्शन ही है और इस पर रिएक्शन अपवर्ड लगेगा और M2 पर रिएक्शन डाउनवर्ड। लेकिन कांटेक्ट सरफेस वाला जो रिएक्शन है वह दोनों में बराबर रहेगा। एक ही कांटेक्ट सरफेस के बीच में दो रिएक्शन नहीं लगेंगे। एक एक्शन का काम करेगा R1 तो रिएक्शन, क्योंकि वो सरफेसेज के कांटेक्ट के कारण है इसलिए रिएक्शन ही कहा जाता है दोनों को। लेकिन वास्तव में एक यहाँ R1 अगर एक्शन का काम कर रहा है तो इसका रिएक्शन इस पर लग रहा है, ठीक है ना। अगर M2 का एक्शन R1 अपवर्ड है तो M1 का रिएक्शन M2 पर डाउनवर्ड है और दोनों की वैल्यू R1 है, डायरेक्शंस अलग अलग है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है। मज़ेदार रिजल्ट क्या आ रहा है, इस रिजल्ट को हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे और एकदम आज इसको दिमाग में बैठा लेना है, 100% पढ़ लेना है और ज़िंदगी भर इसको भूलना नहीं है। कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आए उड़ा देना है केवल 10 सेकंड के अंदर। चलो, तो हमारी जो यहाँ ट्रिक निकली वो क्या निकली। ट्रिक ये निकली कि जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है, जब उसके और दूसरे सरफेस के बीच में रिएक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक लास्ट में है, ऊपर है, जहाँ दो कांटेक्ट सरफेस नहीं है। दो कांटेक्ट सरफेस कहाँ नहीं है, M1 पर नहीं है, तो एकदम इसको बोल देंगे फ्री एंड है। कौन सा एंड है, फ्री एंड है। तो अगर फ्री एंड और दूसरी बॉडी के बीच में रिएक्शन हो तो देखेंगे कि एक सरफेस है, इसके ऊपर फ्री एंड तक कितने मास हैं। तो अगर R1 पूछा जाए तो ऊपर लास्ट से जोड़ते आओ, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन है R1, यही R1 क्या है, R1 यही है कांटेक्ट फोर्स है। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है बिटवीन किसके बीच में, M1 एंड M2। अगर कोई कहे कांटेक्ट फोर्स निकालो तो R1 क्या हो जाएगा, M1 जी। R2 क्या है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3 है। तो R2 क्या है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। तो जैसे इनके बीच कांटेक्ट फोर्स जब निकालना हो, देखो कि फ्री एंड से कितने मासेज हैं, दो मासेज है, M1 और M2। तो ये हो जाएगा बेटा M1 प्लस M2 इंटू जी। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, सरफेस के कांटेक्ट के कारण कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो R3 क्या है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M3 एंड ग्राउंड। और ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड से लेके देखो कितने बॉडीज हैं, 1 2 3 लास्ट तक। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। तो ये बहुत अच्छा क्या है, ट्रिक है। तो अब अगर कांटेक्ट फोर्सेज निकालने को कहा जाए तो तड़ातड़ आंसर आएगा।
एक क्वेश्चन को उठाते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट करके कई बार लिखा पढ़ी में करने का प्रयास करो। ठीक, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे किसी क्वेश्चन के माध्यम से और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अब हमारे पास फिर से 3 ब्लॉक हैं और हमसे देखो यहाँ हमने फ्री बॉडी डायग्राम तीनों के बना दिए थे। तो ये जो फोर्सेज दिखाए गए थे वही फ्री बॉडी डायग्राम थे, है ना, इनको कुछ अलग मत समझना। चलो अब 3 ब्लॉक हैं, 5 kg, 3 kg, 2 kg। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिएक्शंस बिटवीन 2 and 3, 3 and 5, 5 and ग्राउंड। रिएक्शंस पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चाहे रिएक्शन पूछा जाए चाहे कांटेक्ट फोर्सेज कहा जाए, फाइंड द रिएक्शंस बिटवीन 2 kg and 3 kg, 3 kg and 5 kg और 5 kg and ग्राउंड। यहाँ पर ये याद रखना है कांटेक्ट फोर्सेज अगर कहा जाए तब भी वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है ना। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। तो क्या करोगे, तुम्हें हमने ट्रिक बताई है, रिएक्शन बिटवीन 2 and 3 kg, 2 kg and 3 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फ्री इंड ऊपर की तरफ है, 2 into क्या हो जाएगा जी, तो 2g यानी कि 2 into अगर g10 दिया गया हो तो क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन 3 kg and 5 kg। अब देखो इन 3 kg 5 को इसके ऊपर तक कितने मास हैं, 3 + 2, तो 3 + 2 g, तो 5g यानी कि 5 into 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। और रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्राउंड से फ्री एंड तक कितना है, 5 3 8 2 10 है, 5 + 3 + 2 g यानी कि 10g यानी कि 10 into 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ब्लॉक वाले कर सकते हैं। अभी ये पूरा जो आज की ट्रिक है ये केवल तभी बेटा लागू करना जब यह बॉडी में कोई अपवार्ड या डाउनवर्ड मोशन नहीं है, ठीक है ना। अपवार्ड या डाउनवर्ड मोशन नहीं होगा तो ये सारे इक्वेशन होल्ड करेंगे, रिएक्शन यही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें किसी बॉडी पर अगर फोर्सेज लग गए किसी एंगल पर, तब ये रिएक्शंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो इतना ही हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं। वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है उनको भी हम देखेंगे, लेकिन वो है हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड ब्लॉक्स। यहाँ क्या है, ये वर्टिकल कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं। अब हम लोग जो ब्लॉक्स को पढ़ने चल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं। इसी तरह के ब्लॉक अगर हमारे हॉरिजॉन्टली रखे हुए हों तब क्या मामला बनेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं, इस तरह के ब्लॉक हैं, ये देखो ये इस तरह के 4 kg, 2 kg, 1 kg के ब्लॉक हैं और इन पर एक फोर्स हम मान ले रहे हैं 14 न्यूटन का लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ये पूछा गया कंपटीशन का प्रश्न है, आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन की किताब उठाना
मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, पहला चीज है, एंड कांटेक्ट फोर्सेज। फिर से देखो कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट फोर्सेज बिटवीन पहला 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक। हमने क्वेश्चन को बढ़ा दिया है और 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक और एक और फोर्सेस हैं पूछा, कहा जा सकता है फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार कंपटीशन में ये पूछा गया है, ठीक। तो इस प्रश्न को करने की बड़ी अच्छी विधा है, बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन हम लोग अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ेंगे, है ना। जो हमारी बेसिक थिंग है वो हम लोग देखेंगे। वो क्या है, 14 न्यूटन का अगर फोर्स इस पर लगाया जा रहा है, ठीक है ना, तो नेट फोर्स क्या है, 14 न्यूटन है। सारी बॉडी कनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे के टच में ही सीधे चलेंगी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि कांटेक्ट फोर्सेज, कांटेक्ट मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट अप्लाइड फोर्स यहाँ कितना है बेटा, 14 न्यूटन है। एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है। नेट मास यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा 14/7, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि कनेक्टेड मोशन में नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास ही एक्सेलरेशन होता है। यही एक्सेलरेशन 4 kg का है, यही 2 kg का है, यही 1 kg का है। एक्सेलरेशन निकालने से क्या पता लग गया, यह पता लग गया कि यह पूरा जो सिस्टम है वो मोशन में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन के बारे में कोई चीज़ दी नहीं गई है, ना तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो स्मूथ है। अब हमसे पूछा गया है कि कांटेक्ट फोर्सेज, तो हमने अभी बताया कि कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन ही होता है, क्योंकि अगर दो सरफेसेज कांटेक्ट हैं तो कांटेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक है ना। तो अच्छा, सरफेसेज की अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तब वहाँ केवल रिएक्शन डेवलप होगा, और सरफेस के अगर पैरेलल फोर्स लगता है, कांटेक्ट सरफेस के अगर पैरेलल फोर्स लगता है तब फिर वहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जब आप लोग पढ़ोगे तब वहाँ क्लियर होगा। तो यहाँ जब ये दो फोर्सेज इन दोनों बॉडी के बीच के परपेंडिकुलर, देखो इसका सरफेस ये है कांटेक्ट सरफेस, सरफेस कांटेक्ट सरफेस ये है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तब इन दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन नहीं काम करेगा। लेकिन ये फोर्स जो है वो सरफेस के पैरेलल है, तो ये बॉडी और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग सकता है, इसके बीच में फ्रिक्शन लग सकता है, इसके बीच में फ्रिक्शन लग सकता है। लेकिन इन दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ स्मूथ सरफेस है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगता तो क्वेश्चन में दिया रहता या तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट या काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वहाँ पर दिया होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स अप्लाइड होता है उन्हीं के कारण फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी डेवलप नहीं कर सकता फ्रिक्शन को।
परपेंडिकुलर फोर्स क्या डेवलप कर सकता है? रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, चलते हैं वो क्या होगा, सभी लोग ध्यान दो ना। अब रिएक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि इधर ही से ले। अब यहाँ पर ये 4 kg का ब्लॉक है बेटा, इस पर 14 न्यूटन किधर लग रहा है? देखो ये 14 न्यूटन लगेगा तो हम ऐसे 14 न्यूटन कर देते हैं। अब ये 2 kg का जो रिएक्शन है इस पर किधर लगेगा? इधर। ये हम मान लेते हैं R1। 2 kg का जो रिएक्शन इस पर लगेगा वो किधर लगेगा? परपेंडिकुलर और अपवर्ड, तो इसका अपवर्ड लेफ्ट होगा। अच्छा, ये बॉडी किधर मूव कर रही है? क्योंकि ये मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है? क्योंकि ए आ चुका है। तो बताओ इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? तो फॉर 4 kg ब्लॉक, सारे प्रिंसिपल वही हैं। क्या हो जाएगा? 14 ज़्यादा है इसका मतलब, और R कम है, यानी कि 14 माइनस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल टू MA। नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल टू MA से। तो 14 माइनस R1 इक्वल टू M का मतलब 4 इंटू A। तो 14 माइनस R1 इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 14 माइनस R1 इक्वल टू 8, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6 न्यूटन। अब अगर कोई पूछे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होगा 4 kg और 2 kg के बीच में, तो 4 kg और 2 kg के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो R1 ही होगा, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। अगर इस पर लगेगा तो इधर होगी, और इस पर लगता तो उस साइड में होगी। तो ये 6 न्यूटन हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 kg के लिए हम यही काम करते हैं। ये है हमारा 2 kg का ब्लॉक। ठीक, तो अब इस फोर्सेज के कारण इस पर जो भाई, अब देखो इधर क्या था? इधर एक सरफेस था, तो ये वाला 4 kg वाला जो इस पर रिएक्शन लगाएगा वो क्या लगाएगा भाई? 2 kg वाला 4 kg पे R1 लगाया, तो 4 kg वाला भी 2 kg पर इधर क्या लगाएगा? R1। और 2 kg और 1 kg इधर जो है वो 1 kg वाला इस 2 kg पर लगाएगा। इसको हम मान लेते हैं R2। और तब यह एक्सेलरेट कर रहा है किधर? राइट साइड में। तो राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा A। तो फॉर ये 2 kg का मास है, फॉर 2 kg बॉडी क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 इक्वल टू 2A। नेट फोर्स R1 ज़्यादा होगा, R2 कम होगा, तभी तो इधर जा रही है। R1 माइनस R2 इक्वल टू 2A। R1 को हम 6 रख देते हैं, 6 न्यूटन, माइनस R2 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर A जो है वो 2 है, तो 6 माइनस 2 2 जा 4 इधर आ जाएगा, इक्वल टू R2। तो यहाँ से R2 हो जाएगा 2 न्यूटन। तो ये कांटेक्ट फोर्स किसके बीच में हो गया? 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्स हमारा आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, नेट फोर्स अप ऑन 2 kg ब्लॉक। तो अगर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेट फोर्स, ये हमारा फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया था। अब जो थर्ड है, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स किस पर निकालना है? 2 kg पर। तो 2 kg पर नेट फोर्स है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2I है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्सेज के मज़ेदार क्वेश्चंस आज आपको हमने लगवा दिए, और 100% गारंटी है कि आपको ये आ गया होगा। इसको कई बार आप लोग रिपीट करिए, और रिपीट कर करके इसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके इस तरह के छूटे ना। ठीक है, तो
लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी ग्रुप में आप इसको सब्सक्राइब करिए और सभी ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आज का जो टारगेट है वो हमारा आज पूरा हुआ। अगले लेक्चर में और किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।